चलिए बाबा शुरू करते हैं क्लास। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है असेसमेंट्स एंड ऑडिट अंडर कस्टम्स। चलिए फटाफट एक क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। असेसमेंट सर, पहला पहला बात, ये असेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, आपको ध्यान रखना है। असेसमेंट का मतलब क्या होता है वो 2 मिनट 2 मार्क के लिए बेसिकली एग्जाम में पूछ लेते हैं, कभी कभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। असेसमेंट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द ड्यूटीएबिलिटी ऑफ एनी गुड्स, कि सर क्या ये गुड्स ड्यूटीएबल है या क्या ये गुड्स ड्यूटीएबल नहीं है, द ड्यूटीएबिलिटी ऑफ एनी गुड्स। एंड सर असेसमेंट का मतलब, बाबा असेसमेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, कस्टम ड्यूटी फाइंड आउट करना, मतलब असेसमेंट करना कि सर वो ये गुड्स ड्यूटीएबल है या नहीं है। सर एक गुड्स पे कितना ड्यूटी लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, कितना सेस लगेगा, और एनी अदर सम विच विल बी पेएबल इफ एनी अंडर दिस एक्ट और द कस्टम टैरिफ एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। ठीक है सर, विथ रेफरेंस टू व्हाट, मतलब जब आप असेसमेंट करोगे तो आप क्या देखोगे सर, आप देखोगे टैरिफ क्लासिफिकेशन कि इसको किस में क्लासिफाई करना है। ठीक है सर, वैल्यू देखोगे, क्योंकि सर कस्टम ड्यूटी जब कैलकुलेट करते हो वैल्यू इनटू रेट ऑफ एक्सचेंज इनटू रेट ऑफ ड्यूटी से कैलकुलेट करते हो, तो बेटा रेट देखोगे, टैरिफ क्लासिफिकेशन करोगे ताकि आपको सही रेट मिले। उसके बाद वैल्यू देखोगे, क्या कोई एग्जम्पशन क्लास कंसेशन दिया हुआ है, क्वांटिटी, वेट देखोगे, वॉल्यूम देखोगे, मेजरमेंट देखोगे, और एनी अदर स्पेसिफिक्स अगर जरूरत पड़े तो देखोगे और फिर असेसमेंट करोगे। उसके बाद ओरिजिन देखोगे, क्योंकि अगर कोई प्रेफर्ड नेशन से आ रहा है तो प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी मिलेगा। एंड एनी अदर स्पेसिफिक फैक्टर भी देखना है सर, एनी अदर स्पेसिफिक फैक्टर एंड इंक्लूड्स सेल्फ असेसमेंट, असेसमेंट में सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, provisional assessment and any other assessment in which the duty assessed is nil, sir वो भी बेसिकली इंक्लूडेड है इन असेसमेंट। तो सर ठीक है सर, असेसमेंट क्या इंक्लूड करता है, सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट और एनी असेसमेंट जिसमें आपने ड्यूटी असेस किया निल, वो भी असेसमेंट ही तो है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर ये जो सेल्फ असेसमेंट है और रीअसेसमेंट है इसको मैंने यहां कवर किया है। सर सेल्फ असेसमेंट और रीअसेसमेंट क्या होता है, मैं अपना ड्यूटी खुद असेस करूंगा, ऑफिसर के पास जाऊंगा, ऑफिसर को एक्सेप्टेबल है क्लियरेंस ऑर्डर दे देगा, ऑफिसर को एक्सेप्टेबल नहीं है तो सर मुझसे एक्स्ट्रा डिफरेंशियल ड्यूटी लेगा और अब क्लियरेंस ऑर्डर दे देगा। तो वही है यहां पे। इंपोर्टर जब इंपोर्ट करता है तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है, एक्सपोर्ट करता है तो शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करता है। तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर एंट्रिंग द गुड्स, मतलब जो बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहा है या शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट, सी इंपोर्ट के टाइम पे बिल ऑफ एंट्री, एक्सपोर्ट के टाइम पे शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करता है। तो सर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर एंट्रिंग द गुड्स अंडर सेक्शन नंबर 46 और 50 शैल सेल्फ असेस द ड्यूटी, वो क्या करेगा, खुद का ड्यूटी खुद असेस करेगा। ठीक है, अब क्या होता है जब आप ड्यूटी असेस करके बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल फाइल करते हो तो ऑटोमेटेड क्लियरेंस दे दिया जाता है, लेकिन सर कुछ कुछ केसेस में ऑटोमेटेड क्लियरेंस नहीं मिलता और प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, आपका ड्यूटी को रीअसेस कर देता है। मतलब ऑफिसर क्या करता है, चेकिंग करता है, अगर उसे सही लगेगा तो क्लियर कर देगा, नहीं तो रीअसेस कर देता है ड्यूटी को। तो सर इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने क्या किया, शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ सर, प्रॉपर ऑफिसर मे वेरीफाई द एंट्रीज अंडर सेक्शन नंबर 46 जो बिल ऑफ एंट्री होता है और शिपिंग बिल जो होता है उसको वेरीफाई कर सकता है। अब सर अगर ऑफिसर ने चेक किया और उसे फॉर दिस पर्पज ही कैन गो एंड एग्जामिन और टेस्ट द गुड्स ऑल्सो। ठीक है सर, उसके बाद प्रोवाइजो लिखा हुआ है कि सर आपका जो केस सेलेक्ट होता है वो बेस्ड ऑन रिस्क इवैल्यूएशन बेसिकली केस सेलेक्ट किया जाता है। जितना रिस्की इंपोर्टर या एक्सपोर्टर उसका केस सेलेक्ट होता है फॉर स्क्रूटिनी, बेसिकली एक तरह से स्क्रूटिनी तो है असेसमेंट। ठीक है सर, मतलब डिपार्टमेंट चेक कर रहा है आपका, ठीक है, कि आपने जो ड्यूटी असेस किया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने क्या किया, अपना बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया, प्रॉपर ऑफिसर ने क्या किया, वेरीफाई किया एंट्रीज को। उसके बाद क्या होगा सर, अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो ही में रिक्वायर द इंपोर्टर एक्सपोर्टर टू प्रोड्यूस एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन, अगर वो चाहे तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन देने के लिए बोल सकता है। ठीक है सर, हम एक काम करेंगे, अब सुनिए, अगर वेरिफिकेशन करने के बाद मतलब उसे अगर कोई डाउट हुआ, डॉक्यूमेंट वगैरह पूछ लिया, फिर भी उसे सब कुछ सही लगा तो सर अगर सेल्फ असेसमेंट आपने सही किया है तो वो क्लियरेंस ऑर्डर दे देगा कि जा बेटा जा, क्लियर करा के गुड्स घर ले जा, या क्लियर करा के गुड्स एक्सपोर्ट कर दे, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर या क्लियरेंस ऑर्डर टू क्लियर इट दे देगा। ठीक है सर, अगर ऑफिसर को सही नहीं लगा मेरा सेल्फ असेसमेंट तो ऑफिसर रीअसेसमेंट करते हुए इंपोर्टर एक्सपोर्टर को बोलेगा, बेटा मैं रीअसेसमेंट किया हूं, तू एक्सेप्ट करता है। मैंने बोला हाँ सर एक्सेप्ट करता हूं, जो डिफरेंशियल ड्यूटी है पे कर दूंगा। अगर मैंने पे कर दिया तो क्लियरेंस ऑर्डर दे दिया जाएगा। लेकिन सर
अगर इंपोर्टर या एक्सपोर्टर डिसअग्री करता है तो गवर्नमेंट ने बोला यहां पे ऑफिसर क्या करेगा सर, यहां लॉ में बोला गया बेसिकली ऑफिसर रीअसेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा विद इन 15 डेज ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल। जिस दिन शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री का रीअसेसमेंट हुआ है उससे 15 दिन के अंदर रीअसेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। ठीक है सर, अब क्या करूं रीअसेसमेंट ऑर्डर लेके, बेटा जा अपील में चले जा। ठीक है, और यहां आता है कि रीअसेसमेंट ऑर्डर हमेशा एक स्पीकिंग ऑर्डर होगा जिसमें सारे फैक्ट वगैरह बताए जाएंगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सर एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट ए नोट ऑन सेल्फ असेसमेंट, राइट ए नोट ऑन असेसमेंट। असेसमेंट तो इतना ही था, लिख के आ जाना। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है प्रोविजनल असेसमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सर प्रोविजनल असेसमेंट होता क्या है, प्रोविजनल असेसमेंट कब कब होता है, चलिए वो समझ लेते हैं। प्रोविजनल असेसमेंट मतलब फॉर द टाइम बिंग असेसमेंट करके गुड्स क्लियर कर दीजिए, बाद में फाइनलाइजेशन पे डिफरेंशियल दे दूंगा या जो डिफरेंशियल होगा ले लूंगा। तो यही होता है प्रोविजनल असेसमेंट। रेड विद कस्टम्स फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट रेगुलेशन 2018। सर प्रोविजनल असेसमेंट कब कब किया जाता है, ध्यान रखिएगा चार सिचुएशन में प्रोविजनल असेसमेंट किया जाता है। नंबर 1, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर अनेबल टू मेक सेल्फ असेसमेंट। मैं अपना सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहा तो मैं ऑफिसर को बोलूंगा सर मैं कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, आप ही हेल्प कर दीजिए। तो सर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर अनेबल टू कैलकुलेट, अनेबल टू मेक सेल्फ असेसमेंट एंड मेक्स ए रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू द प्रॉपर ऑफिसर कि सर बता दीजिए अभी के लिए कितना ड्यूटी दो, गुड्स क्लियर कर दीजिए, बाद में फाइनलाइज कर दीजिएगा, फाइनलाइजेशन पे जो डिफरेंशियल ड्यूटी बनेगा वो दे दूंगा, अगर आपसे मुझे आना होगा आप मुझे रिफंड कर दीजिएगा। बस यही होता है प्रोविजनल असेसमेंट कि सर इंपोर्टर एक्सपोर्टर क्या करेगा, अगर खुद सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहा है तो ऑफिसर को बोलेगा सर मेरा प्रोविजनल असेसमेंट कर दीजिए, आप प्रोविजनल असेसमेंट ऑफिसर से करवा लीजिए, उसके बाद फाइनल असेसमेंट होगा, उसके बाद डिफरेंशियल आप पे कर देना या जो डिफरेंशियल होगा आपको वापस दे दिया जाएगा। ठीक है सर, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जीएसटी में प्रोविजनल असेसमेंट सिर्फ जीएसटी एक्ट में सिर्फ आप बोल सकते हो कि सर मुझे प्रोविजनल असेसमेंट करवाना है, ठीक है, लेकिन कस्टम एक्ट में प्रोविजनल असेसमेंट आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो और प्रॉपर ऑफिसर भी कर सकता है। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगा प्रॉपर ऑफिसर डीम्स इट नेसेसरी टू सब्जेक्ट एनी गुड्स टू केमिकल और अदर टेस्ट। समझ लीजिए आपने कुछ गुड्स मंगाए और ऑफिसर को लगता है कि इन गुड्स का केमिकल टेस्ट करवाना है, इन गुड्स का कोई टेस्टिंग करवाना है, तो बेटा आप बोलोगे सर मेरे गुड्स को क्लियर कर दो अभी के लिए, बाद में आप टेस्ट करवा लेना, टेस्ट रिपोर्ट आएगा उसके बाद फाइनलाइज कर देना असेसमेंट, तो फॉर द टाइम बिंग प्रोविजनल असेसमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद सर प्रॉपर ऑफिसर और क्या कर सकता है, समझ लीजिए आपने डॉक्यूमेंट दिए, सारे जो डॉक्यूमेंट थे इंफॉर्मेशन था सारा दिया, लेकिन ऑफिसर को फिर भी लगता है कि मुझे तो कोई इंक्वायरी कराना है, मुझे फर्दर इंक्वायरी करना है, तो ऑफिसर क्या करेगा फॉर द टाइमिंग आपके गुड्स क्लियर कर देगा, बाद में इंक्वायरी का रिपोर्ट आने के बाद असेसमेंट को फाइनलाइज कर देगा। उसके बाद सर आपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन नहीं दिया, देखिए ऊपर वाला केस में आप दिए थे, इस केस में आपने नहीं दिया, फिर भी सर अगर आप दोगे फिर भी ऑफिसर को डाउट है, नहीं दिया तो ऑफिसर को अगर डाउट है, प्रॉपर ऑफिसर डीम्स इट नेसेसरी टू मेक फर्दर इंक्वायरी, तो जो भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराना है वो कराएगा, तो सर आप प्रोविजनली मेरे गुड्स क्लियर करा दीजिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी वगैरह करते रहिएगा, फिर बाद में फाइनलाइज कर दीजिएगा, जो डिफरेंशियल बनेगा ले लीजिएगा, अगर डिफरेंशियल आपसे वापस आना है तो आप दे दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में पूछ सकते हैं क्या क्या केस में प्रोविजनल असेसमेंट ऑफिसर कर सकता है। ठीक है सर, ऑफिसर कर सकता है या क्या क्या सिचुएशन में प्रोविजनल असेसमेंट हो सकता है। ठीक है, 3 केसेस में ऑफिसर कर सकता है, 1 केस में आप भी मांग सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलिए प्रोसीजर बता देता हूं, सुन लीजिए। वह प्रोविजनल असेसमेंट इज ऑर्डर्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर ने प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर किया है, क्यों, फॉर द रीजन दैट नेसेसरी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन नहीं दिया आपने, या प्रॉपर ऑफिसर रिक्वायर्स इंपोर्टर और एक्सपोर्टर टू प्रोड्यूस एडिशनल डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन, प्रॉपर ऑफिसर चाहता है कि आप एडिशनल डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन दो। ठीक है, या तो आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे या ऑफिसर चाहता है कि आप एडिशनल डॉक्यूमेंट दो तो इस केस में क्या होगा, आपको प्रोविजनली आपको गुड्स क्लियर करके दे दिए जाएंगे। बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा, जब जब प्रोविजनल असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है, आपसे एक बॉन्ड विद सिक्योरिटी लिया जाएगा। बॉन्ड में आप लिख के बोलोगे सर जब फाइनलाइजेशन होगा जो डिफरेंशियल ड्यूटी बनेगा दे दूंगा, तो सर अंडरटेकिंग टू पे ऑन डिमांड द डेफिशिएंसी, जो भी डिफरेंशियल ड्यूटी बनेगा आप दे दोगे, आप ऐसा बोलोगे बॉन्ड में। बॉन्ड का क्या करेगा, गवर्नमेंट बोलता है बैंक गारंटी भी दे साथ में, तो बेटा उसके साथ एज प्रेस्क्राइब आपको बैंक गारंटी देना पड़ेगा फॉर द पेमेंट ऑफ डेफिशिएंसी जो बनेगा ऑन फाइनल असेसमेंट, और सिक्योरिटी जो बेसिकली बैंक गारंटी होता है, सर
आप बैंक गारंटी भी दे सकते हो या कैश डिपॉजिट एज कन्वीनियंट भी दे सकते हो। बेसिकली बैंक डिपॉजिट और कैश डिपॉजिट एज बैंक गारंटी और कैश डिपॉजिट एज कन्वीनियंट। ठीक है सर, अब सुनिए, ऑफिसर ने आपका प्रोविजनल असेसमेंट कर दिया। प्रोविजनल असेसमेंट करने के आपका प्रोविजनल असेसमेंट होने के बाद सर ऑफिसर ने क्या किया, आपने एक बॉन्ड और बैंक गारंटी दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब 15 दिन में ऑफिसर आपको बताएगा, प्रॉपर ऑफिसर बताएगा आपको कि सर क्या क्या स्पेसिफिक डिटेल्स और इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। आप एक काम कीजिए, नेक्स्ट 15 डेज में उसे दे दीजिए। सर अगर हमने नेक्स्ट 15 डेज में नहीं दिया तो फर्दर एक्सटेंशन दिया जा सकता है बाय द ऑफिसर ऑन हिज ओन, और आप रिक्वेस्ट करोगे तो उस फर्दर टाइम लिमिट दे देगा। सर कितना महीने का, 3 महीने का। तो 15 दिन में अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो 3 महीने का टाइम लिमिट देगा। सर 3 महीने में भी नहीं दे पाए तो ठीक है, एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर आपको फर्दर 3 महीने का टाइम देगा। सर अगर मैं 3 महीने में भी नहीं दे पाया तो सर उसके बाद कमिश्नर आपका टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकता है जितना कमिश्नर को सही लगे। उसके बाद आपने क्या किया, कमिश्नर ने आपको टाइम दिया और कमिश्नर ने जो टाइम दिया आपने क्या किया, यहां पे डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन सबमिट कर दिया। आपने एक बार जो डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन यहां सबमिट कर दिया, आपने डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन जो यहां मांगे गए थे आपने सबमिट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, आप एक काम कीजिए, जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया उसके बाद आप प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म कीजिए, सर मैंने डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन सबमिट कर दिया है, इन्फॉर्म द प्रॉपर ऑफिसर इन राइटिंग। आप जैसे ही ऑफिसर को बता दोगे वो ऑडिट को, वो असेसमेंट को फाइनलाइज कर देगा। 2 महीना में क्या करेगा, आपका असेसमेंट फाइनलाइज हो जाएगा। अगर 2 महीना में ऑफिसर नहीं कर पाया तो सर कमिश्नर उसे फर्दर टाइम लिमिट दे सकता है 3 महीने का। ठीक है सर, 2 महीने में अगर ऑफिसर नहीं कर पाया तो फर्दर कमिश्नर उसे टाइम लिमिट दे सकता है 3 महीने का टू फाइनलाइज द असेसमेंट। याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट देने के बाद 2 महीना और 3 महीना में असेसमेंट फाइनलाइज कर दिया जाता है। ठीक है सर, अब सुनिए सर जब असेसमेंट फाइनलाइज हो गया तो समझ लीजिए, अगर गुड्स मैंने होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कराए थे या एक्सपोर्ट के लिए क्लियर कराए थे बेसिकली, तो उस केस में सर अगर प्रोविजनल असेसमेंट मैंने 5 लाख रुपए दिया था और फाइनल असेसमेंट 4 लाख रुपए में हो गया तो जो एक्सेस मैंने दिया था वो मुझे रिफंड हो जाएगा। अगर प्रोविजनल असेसमेंट 5 लाख पे हुआ था, फाइनल असेसमेंट 6 लाख पे हुआ है, तो सर जो भी एक्स्ट्रा मुझे देना है 1 लाख रुपए वो मैं अब पे कर दूंगा। लेकिन सर अगर मेरे गुड्स, सुनिए, इन केस ऑफ वेयरहाउस गुड्स, सर वेयरहाउस गुड्स अगर मतलब मैंने गुड्स को वेयरहाउस में डाला है तो उस केस में यहां बोला गया है फाइनल असेसमेंट इज ग्रेटर देन प्रोविजनल असेसमेंट, फाइनल असेसमेंट इज ग्रेटर देन प्रोविजनल असेसमेंट। तो आपको ध्यान रखना है, समझ लीजिए फाइनल असेसमेंट हो गया 6 लाख रुपए का, प्रोविजनल असेसमेंट आपका 5 लाख था, 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा हो गया है, अब 1 लाख रुपया मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी, मतलब जो एक्स्ट्रा ड्यूटी है 1 लाख इंटू 2 टाइम्स का बॉन्ड आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 2 टाइम्स ही लिखा हुआ है, आप जब जाके पढ़ोगे अपना कस्टम्स प्रोविजनल असेसमेंट का फाइनलाइजेशन का रूल, उधर 2 टाइम्स लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली जब आप वेयरहाउसिंग चैप्टर पढ़ोगे, वेयरहाउसिंग चैप्टर में जो बॉन्ड अमाउंट होता है वो 3 टाइम्स होता है। वेयरहाउसिंग चैप्टर में आप जब सेक्शन नंबर 59 पढ़ोगे उधर 3 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रोविजनल असेसमेंट का केस में यहां पे 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो बेटा मैंने इधर 2 टाइम्स ही लिखा है, लेकिन टेक्निकली ये 3 टाइम्स ही होना चाहिए। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पर्पस के लिए प्रोविजनल असेसमेंट के दौरान पूछ लिया तो आप 2 टाइम्स लिख के आइएगा, वेयरहाउसिंग चैप्टर में पूछ लिया तो बेटा 3 टाइम्स ही लिख के आइएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए सर, मैंने क्या किया, मैंने ऑफिसर को बोला मुझे गुड्स क्लियर कराने हैं। ऑफिसर ने बोला मुझे केमिकल टेस्ट कराना है आपके गुड्स का या कोई और टेस्ट कराना है। आपने बोला सर गुड्स क्लियर कराने हैं। ऑफिसर ने बोला मुझे इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन या कोई वेरिफिकेशन रिपोर्ट की जरूरत है। मैंने बोला सर अभी के लिए तो गुड्स क्लियर करा दीजिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, ऑफिसर प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर दे देगा और आपके गुड्स को क्लियर करा देगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट, वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो भी मंगवाना था मंगवाएगा। उसके 2 महीना में प्लस एक्सटेंशन 3 महीने का फर्दर कमिश्नर दे सकता है। आपका असेसमेंट को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। सर उसके बाद फाइनलाइजेशन के बाद क्या होगा, सर फाइनलाइजेशन, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, एवरीवन ओवर हियर सुन लीजिए। सर फाइनलाइजेशन के बाद क्या होगा, फाइनलाइजेशन के बाद अगर आपको कुछ रिफंड बनता है तो आप ले लीजिए, अगर आपको कुछ देना बनता है तो आप दे दीजिए। सर बॉन्ड 2 टाइम्स ऑफ द जो ड्यूटी है उसका 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड आप दे दीजिएगा, जो डिफरेंशियल ड्यूटी बनेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए सर, प्रोविजनली 5 लाख दिए थे, फाइनलाइजेशन पे 1 लाख एक्स्ट्रा दिया है, तो बेटा आपको एक याद रखना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरेस्ट ऑन फाइनलाइजेशन इन केस ऑफ शॉर्टफॉल, आपको
जो आपने समझ लीजिए 5 लाख दिया था, फाइनलाइजेशन पे पता चला 6 लाख देना था, तो सर शॉर्टफॉल कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख आपको देना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट टिल द डेट ऑफ पेमेंट देयर ऑफ। समझ लीजिए आपका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था सर, आपने जो गुड्स मंगाए थे उसका 15 जनवरी को प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था। अब सर फाइनलाइजेशन हो गया असेसमेंट का और आप पेमेंट कर रहे हो 28 फरवरी को, तो बेटा याद रखना फरवरी के 28 दिन आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, प्लस जनवरी का तो पूरा का पूरा 31 डेज का, मतलब 1 जनवरी से आपका इंटरेस्ट लगेगा। मतलब इस महीना प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था, यहां फाइनल असेसमेंट हो गया और अब आप ड्यूटी पे कर रहे हो जो डिफरेंशियल है, तो बेटा इंटरेस्ट फर्स्ट डे से कैलकुलेशन चालू हो जाता है। तो जनवरी पूरा महीने का इंटरेस्ट लगेगा और फरवरी, अगर आप 28 फरवरी को पेमेंट कर रहे हो तो 28 फरवरी तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आई होप पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद इन केस ऑफ एक्सेस समझ लीजिए सर मैंने 5 लाख पे किया था, मुझे एक्चुअली 4 लाख ही पे करना था, तो मैंने जो 1 लाख एक्स्ट्रा पे किया था वो मुझे रिफंड कर दिया जाएगा विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ असेसमेंट ऑफ ड्यूटी फाइनली। मतलब फाइनल असेसमेंट के बाद मुझे 3 महीना में रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर 3 महीना में रिटर्न नहीं किया तो बेटा याद रखिएगा मुझे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% टिल द डेट ऑफ रिफंड दिया जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। बेटा याद रखिएगा अगर आपने इफ एनी इंपोर्टर एक्सपोर्टर और इज ऑथराइज्ड representative custom broker sir contravenes any of the provision of this regulation, तो बेटा आप पे पेनल्टी लगाया जाएगा अप टू 50,000 रुपीज। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविजनल असेसमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरीवन अनजस्ट एनरिचमेंट सर, कब कब अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा? मतलब रिफंड कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं डाल के बेटा जीएस कस्टम्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, आप बर्डन पास ऑन कर दोगे तो गवर्नमेंट बोलता है जब हम रिफंड देंगे तो चेक करेंगे कहीं आप किसी और के बदौलत अमीर तो नहीं हो रहे, किसी और पे बर्डन तो पास ऑन नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने बोला अनजस्ट एनरिचमेंट इन सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होगा और पैसा आप ही को दिया जाएगा। नंबर 1, इफ अमाउंट रिलेट्स टू duty and interest paid by importer or exporter if he had not passed on the incidents। अगर आपने इंसिडेंस पास ऑन ही नहीं किया था, अगर आप प्रूव कर देते हो कि आपने इंसिडेंस पास ऑन ही नहीं किया था, तो सर बर्डन अगर आपने पास ऑन नहीं किया तो आपके ही बैंक अकाउंट में दिया जाएगा रिफंड, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं डाला जाएगा। ड्यूटी एंड इंटरेस्ट पेड बाय द बायर इफ ही हैड नॉट पास्ड ऑन द इंसिडेंट। सुनिए, मैं इंपोर्टर था, मैंने अगर बर्डन पास ऑन नहीं किया मुझे दिया जाएगा। मैंने किसी को बेच दिया गुड्स, उसने अगर किसी को बर्डन पास ऑन नहीं किया तो जो बायर था उसको दे दिया जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद मैंने अगर इंपोर्ट किया था, मैं एक इंडिविजुअल हूं और पर्सनल यूज के लिए किया था, तो बेटा पर्सनल यूज के केस में मैं थोड़ी ना किसी को बेचूंगा। तो मैंने अगर फाइनलाइजेशन के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा पे कर दिया था तो उसका, मैंने अगर प्रोविजनल असेसमेंट के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा पे कर दिया था उसका रिफंड मुझे ही दिया जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड हमेशा एक्सपोर्टर को दिया जाता है। एंड ड्यूटी ड्रॉबैक जो सेक्शन नंबर 74 और 75 में होता है, ड्यूटी ड्रॉबैक का भी रिफंड हमेशा आपको ही दिया जाता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ेंगे। क्या बच्चे यहां तक 100% क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब जो नेक्स्ट असेसमेंट इधर आता है वो आता है फेसलेस असेसमेंट। गवर्नमेंट ने देखा कि जब एक ट्रेडर और कस्टम डिपार्टमेंट के लोग मिलते हैं और असेसमेंट होता है तो रेवेन्यू लीकेज हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला यहां पे? गवर्नमेंट ने बोला सर हम कर देंगे फेसलेस असेसमेंट। यहां ऑफिसर बैठा होगा अपना कंप्यूटर लेके और असेसमेंट कर रहा होगा, यहां आप बैठे होगे अपना कंप्यूटर लेके और असेसमेंट हो रहा होगा। बेसिकली टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म यूज करते हुए गवर्नमेंट ने बोला हम असेसमेंट कर देंगे। आप और ये एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, क्यों? मिलोगे चाय पे चर्चा करोगे तो बेटा बड़ा नुकसान हो सकता है डिपार्टमेंट को, इसलिए हो सकता है डिपार्टमेंट को नुकसान, इसलिए डिपार्टमेंट ने बोला कि सर अब हम फेसलेस असेसमेंट करेंगे। एवरीवन ओवर हियर, इट्स ए मेजर कस्टम रिफॉर्म वेयर इन बिल ऑफ एंट्री। एग्जाम में एक छोटा सा शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं ओवर फेसलेस असेसमेंट, सुन लीजिए। एवरीवन ओवर हियर, sir it's a major custom reform where a bill of entry that is identified for scrutiny, मतलब जिसको ऑटोमेटेड क्लियरेंस नहीं दिया गया उसे हम बोलते हैं नॉन फैसिलिटेटेड बिल ऑफ एंट्री। जो एक नॉन फैसिलिटेटेड बिल ऑफ एंट्री होता है उसका ऑफिसर बेसिकली वेरिफिकेशन करता है। अगर वो इज असाइंड, इट्स ए मेजर कस्टम रिफॉर्म वेयर इन ए बिल ऑफ एंट्री दैट इज आइडेंटिफाइड फॉर स्क्रूटिनी इज असाइंड टू एन असेसिंग ऑफिसर हु इज फिजिकली लोकेटेड एट ए कस्टम स्टेशन विच इज नॉट द पोर्ट ऑफ
इंपोर्ट इन द कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम, आपने इंपोर्ट किया होगा मुंबई पोर्ट पे, आपका ऑफिसर जो असेसमेंट कर रहा है वो बैठा होगा कोलकाता पोर्ट पे, ठीक है। It separates the assessment process from the physical location of the port of import using a technological platform। बोल रहा है सर आपने इंपोर्ट किया है मुंबई पोर्ट पे, आपका ऑफिसर हो सकता है कोलकाता पोर्ट पे बैठ के असेसमेंट कर रहा होगा, और ये हम कैसे कराते हैं? बाय यूजिंग टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म। कुछ नहीं, सिस्टम के थ्रू बेसिकली कंप्यूटर के सामने बैठ के असेसमेंट हो जाता है, आपसे वो मांगता है डिटेल्स, आप प्रोवाइड कर देते हो, सामने वाला असेसमेंट कर देता है, दैट्स इट। उसके बाद फेसलेस असेसमेंट ऑल्सो रेफर टू एज वर्चुअल असेसमेंट और एनोनिमाइज्ड असेसमेंट। एनोनिमाइज मतलब आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। यूजेस ए टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म टू सेपरेट द कस्टम ऑटोमेटेड प्रोसेस फ्रॉम द फिजिकल लोकेशन ऑफ द कस्टम ऑफिसर एट द पोर्ट ऑफ अराइवल। ये बोल रहे हैं सर असेसमेंट का प्रोसेस और कस्टम जहां गुड्स पोर्ट जहां गुड्स आए हैं उन दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है, क्योंकि पहले क्या होता था, आप कस्टम पोर्ट पे जाते थे, ऑफिसर से मिलते थे, गुड्स क्लियर कराते थे, तो बेटा गवर्नमेंट ने देखा थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू लीकेज हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, असेसमेंट को फेसलेस ही कर दिया। उसके बाद दिस मेजर विल बॉल्स्टर सर एफर्ट्स टू एंश्योर एन ऑब्जेक्टिव फ्री फेयर एंड जस्ट असेसमेंट। फेयर एंड जस्ट असेसमेंट होगा, कोई घपलेबाजी नहीं होगी, ठीक है सर। उसके बाद अब की ऑब्जेक्टिव, एग्जाम में कहीं 2 मार्क के लिए पूछ ले, ध्यान रखिएगा सर। की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेसलेस असेसमेंट क्या होता है? नंबर 1 एनोनिमिटी, मतलब एक दूसरे को जाने बिना असेसमेंट करवा देना। एनोनिमिटी इन असेसमेंट फॉर्म फॉर रिड्यूस फिजिकल इंटरफेयर्स बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कस्टम, ट्रेडर्स और कस्टम डिपार्टमेंट के लोग मिलेंगे नहीं तो रेवेन्यू लीकेज कैसे होगा, ठीक है सर। उसके बाद स्पीडी कस्टम क्लियरेंस थ्रू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। अब क्या होगा, सारा ऑनलाइन बैठे बैठे असेसमेंट हो जाएगा, डिपार्टमेंट का ऑफिसर आपसे डिटेल मांगेगा, आप प्रोवाइड करोगे, असेसमेंट हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं हमारा जो मैन पावर है उनको हम कहीं और लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को लगा देंगे जो असेसमेंट करेंगे, बाकी लोग को कहीं और यूज करेंगे। उसके बाद ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी ऑफ असेसमेंट्स अक्रॉस लोकेशन। अब देखिए, अब सर घपलेबाजी नहीं होगा तो हर जगह आप देखोगे कि सर सेम टू सेम असेसमेंट हो रहा है, यहां भी जाओ, यहां गुड्स मंगाओगे तो भी वैसा ही असेसमेंट होगा, मुंबई में मंगाओगे तो भी वही असेसमेंट होगा। उसके बाद प्रमोटिंग सेक्टर स्पेसिफिक फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इन असेसमेंट। चलिए आगे आ जाइए, अब पढ़ेंगे ऑडिट। ऑडिट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। पूरे चैप्टर में एक होता है प्रोविजनल असेसमेंट और सेकेंड होता है ऑडिट अंडर सेक्शन नंबर 99A। सर ऑडिट अंडर सेक्शन नंबर 99A क्या बोल रहा है? रेड विथ कस्टम ऑडिट रेगुलेशन 2018। हम पढ़ने वाले हैं कस्टम ऑडिट के बारे में, चलिए देख लेते हैं। कस्टम में ऑडिट की जब बात करेंगे तो सर एक होता है ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट और एक होता है प्रेमाइसेस बेस्ड ऑडिट। एक होता है ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट और एक होता है प्रेमाइसेस बेस्ड ऑडिट। सर ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट में क्या होता है बेटा, आपके जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ट्रांजैक्शन होते हैं उनका ऑडिट किया जाता है ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट में। अंडर ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट ट्रांजैक्शंस आर ऑडिटेड, आपके जो ट्रांजैक्शंस है उनका ऑडिट किया जाएगा, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट में सब्सिक्वेंटली भी कन्वर्टेड इनटू प्रेमाइसेस बेस्ड ऑडिट। वो ट्रांजैक्शन का ऑडिट करने के लिए डिपार्टमेंट बोला है टेली बैकअप लेके आ जा। डिपार्टमेंट जब आपका ऑडिट कर रहा था, अगर उन्हें लगा तो वो ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट को प्रेमाइसेस बेस्ड ऑडिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सर। और एक होता है प्रेमाइसेस बेस्ड ऑडिट, ऑडिट एट द प्रेमाइसेस, मतलब आपके प्रेमाइसेस में आएंगे ऑफिसर और चेक करेंगे जो आपने गुड्स मंगाए थे, वो आपने बोला एल्यूमिनियम वायर मंगाया था, कहीं कॉपर वायर मंगा लिया तो ऑफिसर आके चेक करेगा आपके प्रेमाइसेस में, उसे हम बोलते हैं प्रेमाइसेस बेस्ड ऑडिट। The new provision on custom audit under section number 99A of the Custom Act has extended the scope of premises based audit by including other entities which are concerned with import और export। ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं import और export में जो other entities concerned होती हैं उनको भी अब audit में शामिल कर लिया गया है, बताऊंगा कुछ देर बाद, ठीक है सर। उसके बाद in premises based audit custom would review the import and export over a given period of time and check all the relevant commercial record। आपके import और exported goods को चेक करेंगे सर। उसके बाद जो भी commercial records बनते हैं वो सब भी चेक किया जाएगा सर, including financial statement contracts to verify the particulars given in the goods declaration। मतलब आपने जो bill of entry फाइल किया था तो आपने goods related एक डिक्लेरेशन दिया था, तो सर वो चेक करेंगे कि आपने वो डिक्लेरेशन सही दिया था नहीं दिया था, क्योंकि ऑटोमेटेड कस्टम क्लियरेंस दे दिए जाते हैं आजकल, तो हो सकता है कुछ घपलेबाजी हो गया हो तो उसको चेक किया जाएगा। उसके बाद premises based audit would enable the department to bridge the communication divide। सर डिपार्टमेंट और ट्रेड के बीच में जो कम्युनिकेशन डिवाइड है, कम्युनिकेशन गैप है, उसको
हटा दिया जाएगा एंड अशर इन ए न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप विद ट्रेड। कस्टम और ट्रेड के बीच में एक नया पार्टनरशिप बनेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये ऑडिट किया कैसा जाएगा? कुछ नहीं, डिपार्टमेंट वाले आएंगे आपके यहाँ पे, बोलेंगे कौन से गुड्स आपने इंपोर्ट किया दिखा बेटा, कौन से गुड्स तूने एक्सपोर्ट किया दिखा बेटा, वो सब देखा जाएगा। उसके बाद everyone over here, proper officer may carry out the audit of imported goods, एक्सपोर्ट गुड्स जो आप एक्सपोर्ट करने वाले हो, या ऑडिटी। अब सुनिए कौन कौन ऑडिटी हो सकता है, किसका किसका ऑडिट कस्टम ऑडिट में किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। सर मैंने यहां लिखा है ऑडिटी मीन्स पर्सन सब्जेक्ट टू ऑडिट। ऑडिटी मीन्स पर्सन हु इज सब्जेक्ट टू ऑडिट अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, इंक्लूड्स इंपोर्टर, एक्सपोर्टर जो जिसके भी कस्टडी में गुड्स है, कस्टोडियन, सर लाइसेंसी ऑफ ए वेयर हाउस, और any other person who is concerned directly or indirectly in clearing, forwarding, stocking, carrying, selling, purchasing of the imported goods और एक्सपोर्ट गुड्स और ड्यूटेबल गुड्स, सारों का सर सारों का क्या हो सकता है? ऑडिट हो सकता है, और उन्हें हम ऑडिटी बोलेंगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है, सुन लीजिए। तो प्रॉपर ऑफिसर में कैरी आउट द ऑडिट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, एक्सपोर्ट गुड्स और द ऑडिटी। बेसिकली एक बात एक चीज का ध्यान रखिएगा, रिस्क बेस्ड असेसमेंट जो होता है उसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है किसका ऑडिट होगा। ठीक है सर। अब सर जब भी प्रेमाइसेस बेस्ड ऑडिट होगा, तो वो आपको एक एडवांस का नोटिस देंगे कि सर 15 दिन पहले आपको एक नोटिस दे दिया जाएगा कि सर 15 दिन पहले आपको एक एडवांस में नोटिस दे दिया जाएगा कि सर आपके यहां आएंगे और ऑडिट करेंगे। ठीक है सर। चलिए अब ऑडिट स्टार्ट हो सकता है एट द प्रॉपर ऑफिसर का ऑफिस ऑल्सो और प्रेमाइसेस ऑफ द ऑडिटी। सर आपके प्रेमाइसेस में आपके रजिस्टर्ड ऑफिस आके ऑडिट कर सकते हैं, सर ब्रांच ऑफिस जाके ऑडिट कर सकते हैं, वेयर हाउस में ऑडिट करा जा सकता है, फैक्ट्री में जाके ऑडिट कर सकते हैं। बेसिकली वेयर गुड्स एंड बुक्स आर केप्ट ऑडिट किया जा सकता है। ठीक है सर। अब सर उसके बाद जब ऑडिट स्टार्ट हो गया तो याद रखिएगा प्रेमाइसेस बेस्ड ऑडिट हमेशा ऑफिसर को कितने दिन में कंप्लीट करने हैं? सर 30 दिनों में कर देने हैं। अगर 30 दिनों में नहीं किया तो फर्दर एक्सटेंशन उन्हें दिया जा सकता है ऑफ 30 मोर डेज। ठीक है सर। अब ऑडिट करने के समय प्रॉपर ऑफिसर आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है डॉक्यूमेंट चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, आपको सारे देने पड़ेंगे। सर ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं कितने साल मेंटेन करना पड़ता है? मतलब आपके जो कस्टम रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको आप कितने साल मेंटेन करते हो? सर रिकॉर्ड्स एक व्यक्ति 5 साल के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ठीक है सर। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर इंपोर्ट गुड्स को चेक कर सकता है क्या क्या गुड्स आपने इंपोर्ट किए थे, क्या क्या गुड्स आप एक्सपोर्ट करते हो, ड्यूटीएबल गुड्स एट द प्रेमाइसेस, और सर अगर वो चाहे तो आपसे सैंपल भी मांग सकता है। उसके बाद अगर ऑफिसर ऑडिट करने के समय उसे लगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, आईटी एक्सपर्ट का हेल्प का जरूरत है तो वो भी ले सकता है। उसके बाद सर ऑडिटी आपके प्रेमाइसेस में अगर ऑफिसर आया है, बेटा ऑफिसर को अगर कोई भी असिस्टेंस वगैरह का जरूरत है तो उसे असिस्टेंट दे देना ताकि वो टाइमली कंप्लीट कर पाए ऑडिट को। ठीक है, आप उसे रिव्यू ऑडिट टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू द प्रॉपर ऑफिसर एंड टीम टू डिस्चार्ज द ड्यूटी, और रिफ्यूज मत करना, ऑब्स्ट्रक्ट मत करना। ऐसे नहीं कि सर ऑफिसर बोल रहा है मुझे आने दो प्रेमाइस में, आप लोग भाग जाए यहां से। ठीक है सर, ऐसा मत करिएगा। उसके बाद एक बार ऑडिट कंप्लीट हो गया तो सर ऑडिट को आपको बेसिकली बताया जाएगा, ऑडिट ऑब्जर्वेशन बताया जाएगा, फाइंडिंग्स वगैरह बताया जाएगा, और सर ऑफिसर क्या बोलेगा, ये हमारा ऑडिट ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा फाइंडिंग है, तुझे कुछ बोलना है, टैक्स वगैरह पे करना है तो कर दे। सर प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म किया जाएगा अबाउट द ऑडिट फाइंडिंग्स, सर फाइंडिंग बिफोर preparation of the audit report to provide him an opportunity to give clarification with supporting document. अगर ऑडिटी अग्रीमेंट में है with the audit finding, he may voluntarily pay the duty or any other sum in part or full. एक बार जो आपने ऑफर किया मतलब क्या सर, आपने जो अपना एक्सप्लेनेशन वगैरह दे दिया, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट बनाया जाएगा और ऑफिसर उसमें ऑडिट फाइंडिंग, ऑब्जेक्शन जो उसने रेज किए थे वो सारे, प्लस जो आपने एक्सप्लेनेशन दिए वो डाल देगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सर अगर किसी पर्सन ने ये जो ऑडिट के प्रोविजंस थे इनको कॉन्ट्रावीन किया तो एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ ऑडिट रेगुलेशन, सर आप पे लगेगा पेनल्टी अप टू 50,000 रुपीज। एक मार्क का एमसीक्यू पूछ किया तो ठीक है सर, डन है। चलिए उसके बाद आता है 99B, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस देयरऑफ। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगा
अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि आपका आइडेंटिटी वेरीफाई करना जरूरी है तो बेटा आपको बोलेगा कि आधार ऑथेंटिकेशन कर ले। अगर आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है तो कोई और अदर ऑल्टरनेट एंड वायबल मींस आपको देगा। सर अगर मैंने अपना आधार ऑथेंटिकेशन या अदर वायबल मींस जो उन्होंने प्रोवाइड किए उसके थ्रू अपना आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं किया तो बेटा ऑफिसर को आ जाएगा गुस्सा। और ऑफिसर अगर आप फेल हो गए, फेलियर टू कंप्लाई, तो ऑफिसर क्या करेगा, सस्पेंड कर देगा आपका क्लियरेंस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, एक्सपोर्टेड गुड्स, जो आपका रिफंड बनता था उसको भी नहीं देगा आपको, ड्यूटी के नहीं सैंक्शन करेगा, एग्जम्पशन फ्रॉम ड्यूटी नहीं देगा। सर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन विच इज रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट, सारा रजिस्ट्रेशन लाइसेंस वगैरह कैंसिल कर देगा। एनी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी वो कैंसिल कर सकता है। तो सर यही था आपका असेसमेंट एंड ऑडिट अंडर कस्टम। मुझे लगता है एक सी ग्रेडेड चैप्टर है, फिर भी एग्जाम में प्रोविजनल असेसमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। आज ही प्रोविजनल असेसमेंट के आपके 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है सर। उसके अलावा ऑडिट रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। बस बाबा बस यहां मैं अपना डिस्कशन क्लोज करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू असेसमेंट एंड ऑडिट। सुनिए सुनिए सुनिए, एक छोटा सा पॉइंट यहां पे रह गया कि सर एक बात बताइए मुझे, ये जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर होता है ये क्या होता है? बेटा जहां जहां ये स्टार डाला हुआ है वो होता है सैलिएंट फीचर्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। कहीं एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले, ध्यान रखिएगा। सैलिएंट फीचर्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, देखिए पहला सैलिएंट फीचर कि सर जब जब प्रेमाइसेस बेस्ड ऑडिट होगा 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। सेकेंडली सर रिस्क बेस्ड असेसमेंट के थ्रू पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाएगा। थर्डली सर अगर आपने कॉन्ट्रावेन किए ऑडिट के रेगुलेशन तो पेनल्टी लग जाएगा अप टू 50,000, ठीक है सर। फोर्थली सर अगर ऑडिट करने के समय ऑफिसर को लगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, आईटी एक्सपर्ट का हेल्प ले सकता है। सर ये जो ऑडिट के पहले ऑडिट के लिए जो रिकॉर्ड्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, रिकॉर्ड्स कस्टम में कितने दिन के लिए मेंटेन करना पड़ता है? 5 इयर्स के लिए मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद सर अगर आप अग्रीमेंट में हो ऑडिट फाइंडिंग के साथ तो सर आप ऑडिट फाइंडिंग का जो बेसिकली ऑडिट फाइंडिंग के कारण अगर कोई ड्यूटी वगैरह का पेमेंट आ रहा है तो आप पेमेंट कर सकते हो, और पार्ट में या फुल में। तो ये 4-5 ऑडिट प्रोसीजर रिलेटेड साइलेंट फीचर्स थे जो मैंने यहां पे स्टार डाले हैं। जहां जहां स्टार दिखे वो ऑडिट प्रोसीजर के साइलेंट फीचर है। कहीं एग्जाम में 2-3 मार्क के लिए पूछ ले, इसलिए मैंने यही लिख दिया। राइट एवरीवन, अब क्लोज करूंगा अपना डिस्कशन ऑन द चैप्टर ऑफ असेसमेंट्स एंड ऑडिट। डन।